जो अब हम अपनी दूसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी करेंगे दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या आयोनाइजेशन एनर्जी भी कह देते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कह देते हैं। ध्यान करो, आयनिक ऊर्जा करके तुम्हें 10th में कराया था। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा क्या होती है, जैसे कि देखो सोडियम है, ठीक है, तो इसका सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 281। तो किसी भी तत्व के एटम का जो सबसे ढीला बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन है, तो किसी भी एटम में से उसके आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा हमें उसे देनी पड़ती है, जो एनर्जी विच वी हैव टू प्रोवाइड फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, किसी भी एटम के आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमें बाहर से उसको देनी पड़ती है वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है, ठीक है। जैसे कि सोडियम का हम ये आखिरी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जितनी एनर्जी हमें उसको देनी पड़ेगी वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, ठीक है। आई बेटा बात समझ में, इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। वह जैसे सोडियम मेटल के फॉर्म में है तो बंधे रहते हैं, तो पहले उसको बिल्कुल और सोडियम एटम से अलग करा जाए, एकदम गैस के रूप में लाया जाए, अकेला एटम, अकेला पड़ा हुआ बिल्कुल एटम, उसके आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमें उसको देनी पड़ेगी वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसी में देखो हम एक बात और देखेंगे, जैसे देखो एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 283, ठीक है, तो जब हम इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एल्यूमिनियम पॉजिटिव बनेगा, इसका बनेगा 282, फिर इसमें से जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो An2 पॉजिटिव बनेगा 281, फिर जब इसमें से भी हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बनेगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 28, समझ रहे हो। तो देखो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हमें उसको देनी पड़ी वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट कहलाती है, ठीक है। देखो आयनाइजेशन एनर्जी को ना हम ऐसे I.E से भी तुम्हें मिलेगा खूब लिखा हुआ, ठीक है। एक ऐसे भी अब जो नया मेथड है वो ऐसे करके लिखते हैं डेल्टा IH, I ऐसे छोटा सबस्क्रिप्ट बना के और फिर H लिख देते हैं, ठीक है, I ऐसे थोड़ा नीचे और फिर ये H, तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे, मतलब वो ऊर्जा जो हमें उसके आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए देनी पड़ रही है, ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है बेटा वो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट कहलाती है, ऐसे करके लिखेंगे। फिर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने निकाला वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड कहलाती है, जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमने ऊर्जा दी वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड कहलाती है। तो दीज ऑल आर कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज, ठीक है, इन सबको सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज कहते हैं कि भाई और उसके बाद की और उसके बाद की और उसके बाद की, ठीक है। अच्छा, ये देखने में आया है बेटा हर अगली आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पिछली आयनाइजेशन एनर्जी से हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि देखो बड़ी सीधी सी बात है, जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं था, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया अब इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चीज में से एक नेगेटिव चीज को निकालना, भैया हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन एटम में से तो आसानी से फिर भी निकल गया, पर अब हमें अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है पॉजिटिव आयन में से, तो पॉजिटिव चीज अपने में से नेगेटिव चीज को इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। वैसे भी तुम देखो यहाँ से जब यहाँ आए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो जब न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट करने वाला बढ़ जाएगा, भाई हमें एनर्जी क्यों देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से बंध रहे हैं, तो वो अट्रैक्शन अगर ज़्यादा हो गई तो हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था, कैटाइन बनते इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और अगर चार्ज बढ़ा पॉजिटिव चार्ज तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ जाएगा, तो हर अगली आयनाइजेशन एनर्जी अपने से पिछली आयनाइजेशन एनर्जी से हमेशा ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है स्पीशीज का, जिसमें से कि अब हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है, ठीक है। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज में क्या है, द नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज हायर देन इट्स प्रीवियस आयनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है बेटा, क्लियर, आई बात समझ में। तो ये देखा हमने,
अब देखो हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, मतलब हम फिर इसका ट्रेंड भी देखेंगे ग्रुप और पीरियड में। अच्छा, आप सोच के देखो कि बड़े एटम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी कि छोटे एटम की ज़्यादा होगी? बड़े एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान है कि छोटे एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान है? ठीक है, देखो ये चलो एक बड़ा ले लेते हैं, ये चलो छोटा ले लेते हैं। अब तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा ये फिगर से। भाई हमें इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से ही तो हटाना है, इतनी ताकत देनी है कि जो इससे बंध रहा है वो बंधन टूट जाए और ये इससे अलग हो जाए। अब देखो बड़ी सीधी सी बात है, छोटे एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, तो ज़्यादा अट्रैक्टेड है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो स्मॉलर एटम्स होते हैं जिनका साइज छोटा होता है, उन एटम्स की, उन एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जिनका साइज बड़ा होता है। ठीक है, तो द लार्जर साइज्ड एलिमेंट्स हैव लोअर आयनाइजेशन एनर्जी एंड द स्मॉलर साइज एलिमेंट्स हैव हायर आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अरे बेटा बात समझ में, मतलब साइज के ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी कैसे निर्भर करती है? साइज अगर बड़ा होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन वहाँ न्यूक्लियस के द्वारा जो दी जा रही है वो कम होती है, तो उसको अलग करना बड़ा आसान होता है, थोड़ी सी ऊर्जा से अलग हो जाता है। ठीक है, तो बड़े साइज से आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है और छोटे साइज के एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो साइज के आयनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब साइज बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, साइज छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, एक तो पहला कौन सा फैक्टर होता है आयनाइजेशन एनर्जी के लिए? साइज। दूसरा क्या होता है देखो, मतलब इन्हीं से रिलेटेड है न्यूक्लियर चार्ज, वो भी देखो इसी से रिलेटेड है। न्यूक्लियस जितना अपना चार्ज देगा उतनी ही आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है बेटा, मतलब जितना न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव होगा उतनी ही आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा हो जाती है। थर्ड हम देखें, अगर इसमें एक चीज़ नहीं हो रही है, ये तो अधूरा है? चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें उसको करके बताऊंगी, सारा ठीक करके दूंगी, है ना, नोटबुक में से। तो पहला साइज हुआ, फिर न्यूक्लियर चार्ज हुआ। देखो हम और देखें इसमें, देखो एक हमारा होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। देखो पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या बेटा? पेनिट्रेशन इफेक्ट देखो बेटा ये होता है कि देखो अगर जैसे एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बेटा, एक तो वो इलेक्ट्रॉन है एस में जैसे कि भाई मैं देखो बेरिलियम और बोरोन में कंपेयर करूँ, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, बोरोन का होता है 1s2 2s2 और 2p1। ठीक है, तो एक ही शेल में देखो यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है एस में और यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है पी में, दोनों ही सेकंड शेल में है। तो एस में रहकर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है, मतलब किसी भी सब शेल में रहकर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना अट्रैक्टेड होता है वो उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है, मतलब कितना वो न्यूक्लियस में पेनिट्रेट कर सकता है, कितना उससे अट्रैक्टेड हो सकता है। तो सेम शेल में अगर हम कंपेयर करें तो एस इलेक्ट्रॉन्स का पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, मतलब एस सब शेल में रहकर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं एस कंपेयर टू जब वो पी में होंगे। पी से भी कम वो अट्रैक्टेड कब होंगे? जब डी में होंगे। डी से भी कम अट्रैक्टेड कब होंगे? जब वो एफ में होंगे। ठीक है, तो ये पेनिट्रेशन इफेक्ट का ट्रेंड होता है कि एस में रहकर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं बजाय कि अगर वो पी में है। पी से भी कम वो अट्रैक्टेड जब है जब डी में है, डी से भी कम अट्रैक्टेड जब है जब वो एफ में है, अगर सेम ही शेल के अगर हमारे पास कहीं इलेक्ट्रॉन हो तो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अब देखो तुम यहाँ देख भी सकते हो, जबकि अगर मैं यहाँ देखूँ तो बेरिलियम इधर है, बोरोन इधर है, ऐसे चलते हैं तो साइज छोटा होता है ना, तो बोरोन का साइज बेरिलियम से छोटा है। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था साइज अगर छोटा होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, तो बोरोन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से ज़्यादा होनी चाहिए, पर बेटा बोरोन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पेनिट्रेशन इफेक्ट कम हो गया। यहाँ पर जो हम आखिरी इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो पी में से निकल रहा है और यहाँ पर जो आखिरी इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो एस में से निकल रहा है। तो क्योंकि पी इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेशन इफेक्ट कम होता है, पी में रहकर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कम अट्रैक्टेड होता है तो आसानी से निकल जाएगा, जबकि बोरोन का साइज छोटा है
Still, the first ionization energy of boron is higher than that of beryllium due to lower penetration effect of 2p electron in case of boron. ठीक है बेटा, आई बात समझ में? एक ही पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है, एक होता है शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट. तो देखो शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होती है. शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट देखो बेसिकली क्या होता है बेटा. देखो अंदर की जो शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से अट्रैक्शन को कम कर देते हैं. तो जितना इलेक्ट्रॉन हमारा मतलब और आगे आगे के शेल में होगा उतना ही उसको स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा झेलना पड़ेगा. समझ रहे हो बेटा? ठीक है, कि अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम कर देते हैं. तो जितने अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे उतना ही हमारा, वैसे तो साइज भी क्योंकि बढ़ ही जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि बीच में दीवार खड़ी हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कम अट्रैक्टेड होंगे तो थोड़ी सी एनर्जी देने से ही निकल जाएंगे. तो जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है उतनी ही आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी. जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी. एक और बड़ा मेन फैक्टर होता है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. देखो तुम्हें सेकंड यूनिट में भी बताया था कि हमने ये पाया है कि जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और जो फुल फिल्ड कन्फिग्रेशंस होती हैं दे आर ऑलवेज वेरी 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 मच एक्स्ट्रा स्टेबल कन्फिग्रेशंस. ठीक है, तो कहीं कोई अगर ऐसा कन्फिग्रेशन अटक गया, जैसे देखो अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देखूं, नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन देखो क्या होता है 1s2 2s2 2p3. ऑक्सीजन का क्या होता है 1s2 2s2 2p4. तो तुम देख सकते हो, देखो नाइट्रोजन इधर है ऑक्सीजन इधर है, तो ऑक्सीजन छोटा है, नाइट्रोजन छोटा है. ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजन छोटा है नाइट्रोजन बड़ा है, ऐसे चलते हैं तो साइज छोटा होता है ना. तो ऑक्सीजन छोटा है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, पर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की कम होती है इज दैट ऑफ नाइट्रोजन. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है विच इज़ एक्स्ट्रा स्टेबल. तो अगर कोई कन्फिग्रेशन एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड के फॉर्म में आ जाए तो वो अपने कन्फिग्रेशन को जल्दी डिस्टर्ब नहीं होने देगा, बिकॉज क्या है कि वो उसमें बहुत ज़्यादा स्टेबल है. तो कोई भी अपनी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब आसानी से तो नहीं होने देगा. तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ऐसे कन्फिग्रेशंस में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए. ठीक है, तो इसलिए क्योंकि इसका एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन होता है. ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन का साइज बड़ा होने के बावजूद भी इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है. क्यों? इसके पास एक एक्स्ट्रा स्टेबल एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन. और ऑक्सीजन को ध्यान से देखो, अगर एक छोड़ दे तो उसको तो मिल जाएगा एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन, इसलिए तो और जल्दी दे देगा. तो इसलिए ऑक्सीजन का साइज छोटा होने के बावजूद भी ऑक्सीजन हैव लोअर आयनाइजेशन एनर्जी. क्यों? क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा स्टेबल कन्फिग्रेशन नहीं है, ना एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और ना ही फुल फिल्ड वाला. ठीक है बेटा, तो ये हमने आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स देखे जो उसको इफेक्ट करते हैं. तो अब हमारे लिए बड़ा आसान है पीरियड और ग्रुप में समझना आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड को. तो देखो जब हम पीरियड में इधर से इधर चलते हैं तो क्योंकि साइज छोटा होता चला जाता है इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाती है. और जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आए तो क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती चली जाएगी. क्योंकि अभी हमने साइज से देखा कि जब साइज बड़ा होगा तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि ढीला बन रहा होगा, है ना. और जब छोटा होगा तो वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए. तो जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, बढ़ती है. ठीक है, सॉरी क्योंकि साइज छोटा होता है. ठीक है, तो जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस सो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस. एंड व्हेन वी मूव डाउन इन अ ग्रुप as size increases so ionization energy decreases down the group.